आ, आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम मानव शरीर की एक ऐसी संरचना की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे जिसे अक्सर हम केवल ऊपरी तौर पर ही समझते हैं। आज का हमारा विषय है मानव स्तन यानी ह्यूमन ब्रेस्ट की एनाटॉमी और उसकी क्लिनिकल फिजियोलॉजी। जी। और इस चर्चा के लिए हमारे पास जो मेडिकल साइंस के जो विस्तृत और प्रामाणिक नोट्स हैं, उनका उद्देश्य यहाँ केवल किसी मेडिकल टेक्स्ट बुक को बांचना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद इस जटिल शारीरिक संरचना के पीछे छुपी उस अद्भुत उस कमाल की इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश करना है। हम ये देखेंगे कि ये अंग काम कैसे करता है और सबसे जरूरी बात, इसकी संरचना बीमारियों विशेषकर कैंसर के फैलने के तरीकों को कैसे प्रभावित करती है और कैसे शरीर की छोटी छोटी बारीकियां हमें बहुत गहरे क्लिनिकल संकेत देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब हम इस मास्टरपीस को करीब से देखते हैं ना, तो ये सिर्फ एक अंग नहीं रह जाता। हाँ, वो एक पूरा सिस्टम बन जाता है। एग्जैक्टली। ये धमनियों, नसों, लिगामेंट्स और लिम्फ नोड्स का एक बेहद ही संवेदनशील और जटिल नेटवर्क है। यहाँ मौजूद हर एक नस, हर एक फाइबर एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है। हम अक्सर बीमारियों के लक्षणों को बाहर से देखते हैं, लेकिन उनका असली कारण इसी अंदरूनी बनावट में छिपा होता है, जो किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। तो चलिए इसे समझते हैं। अगर हम बिल्कुल शुरुआत में जाएं तो कहानी शुरू होती है जन्म से भी बहुत पहले। भ्रूण के विकास के समय। हाँ, जब एक भ्रूण का विकास हो रहा होता है, उसके छठे सप्ताह में यानी 6th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में, उस समय शरीर में विकास की एक रेखा बनती है जिसे मैमरी रिज या मिल्क रिज कहा जाता है। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि भ्रूण में ये मिल्क रिज केवल छाती तक सीमित नहीं होती। ये असल में कांख यानी एक्जिला से शुरू होकर नीचे कमर यानी ग्रोइन तक एक लंबी लाइन के रूप में विकसित होती है। मतलब पूरे धड़ पर एक सीधी लाइन। बिल्कुल। आप इसे शरीर के दोनों तरफ खिंची हुई एक हाईवे लाइन की तरह सोच सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसानी भ्रूण का विकास आगे बढ़ता है, ये पूरी रेखा प्राकृतिक रूप से गायब हो जाती है और केवल छाती यानी पेक्टोरल रीजन के हिस्से में ही बचती है। यही हिस्सा आगे चलकर स्तन का रूप लेता है। विकास की इस प्रक्रिया को पढ़ते हुए एक बात ने मुझे बहुत हैरान किया था। अगर ये मिल्क रिज पूरी तरह से गायब ना हो तो शरीर में कुछ अनोखी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। जी, जन्मजात विसंगतियां। हाँ, जैसे कि पॉलीमास्टिया नाम की एक स्थिति होती है, जिसका मतलब है एक से अधिक स्तन का विकसित हो जाना, या फिर पॉलीथीलिया, जहां शरीर में एक से अधिक निप्पल बन जाते हैं। ये असल में उसी अधूरी विकास प्रक्रिया का परिणाम है जहां वो शुरुआती हाईवे लाइन पूरी तरह से मिट नहीं पाई। सही कहा। ये विसंगतियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारा शरीर विकास के कितने जटिल चरणों से गुजरता है। अब अगर हम इसकी बुनियादी परिभाषा पर गौर करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एक मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड है। एपोक्राइन ग्लैंड, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। जरूर। विज्ञान की भाषा में एपोक्राइन ग्लैंड का मतलब समझना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो ये शरीर की वो ग्रंथियां हैं जो अपना रस या सिक्रीशंस बाहर निकालते समय अपनी ही कोशिकाओं का एक छोटा सा ऊपरी हिस्सा भी तोड़कर साथ में निकाल देती हैं। जैसे कोई अपना काम पूरा करने के लिए खुद का एक हिस्सा कुर्बान कर दे। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और ये ग्रंथि पुरुषों और महिलाओं दोनों में पाई जाती है, लेकिन पुरुषों में ये अविकसित यानी रूडिमेंट्री अवस्था में रहती है। मतलब पुरुषों में केवल छोटी नलिकाएं होती हैं, वो एल्वियोली नहीं होते जो दूध बनाने का काम करते हैं। जी हाँ, जबकि महिलाओं में प्यूबर्टी के बाद ये पूरी तरह से विकसित होकर महिला प्रजनन प्रणाली का एक बेहद महत्वपूर्ण सहायक अंग बन जाता है। और अगर इसके फैलाव की बात करें तो ये ऊपर की तरफ दूसरी पसली यानी सेकंड रिब से लेकर नीचे छठी पसली यानी 6th रिब तक फैला होता है, और चौड़ाई में ये बीच में छाती की हड्डी यानी स्टर्नम के किनारे से लेकर साइड में मिड एक्सिलरी लाइन तक जाता है। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही अनोखी संरचना भी जुड़ी होती है, जिसे एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस कहा जाता है। ये सच में एक बहुत ही क्रिटिकल एनाटॉमिकल हिस्सा है। हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा था। ये मुख्य हिस्से से अलग होता है ना? अलग नहीं, बल्कि उसी का विस्तार होता है। स्तन का यह हिस्सा छाती के मुख्य भाग से बाहर निकलकर ऊपर और बाहर की तरफ बढ़ता है। यह डीप फेशिया को, जो कि मांसपेशियों के ऊपर लिपटी एक बेहद मजबूत झिल्ली होती है, उसको एक खास छेद के जरिए पार करता है। उस छेद को फोरामेन ऑफ लैंगर कहते हैं, राइट? जी, फोरामेन ऑफ लैंगर। इस छेद को पार करके ये सीधा काख यानी एक्जिला के अंदर तीसरी पसली के स्तर तक चला जाता है,
इसका सीधा सा अर्थ यह है कि स्तन का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा एक्जिला के अंदर गहराई में छिपा रहता है। रुकिए, मतलब अगर कोई व्यक्ति या डॉक्टर सिर्फ छाती के हिस्से की जांच कर रहा है तो वो इस टेल या पूंछ वाले हिस्से को पूरी तरह से मिस कर सकता है। यही सबसे बड़ा खतरा है और इसीलिए क्लिनिकल जांच में एक्जिला को गहराई से चेक करना इतना जरूरी होता है। अगर उस छिपे हुए हिस्से में कोई ट्यूमर विकसित हो रहा है तो वो आसानी से पकड़ में नहीं आएगा जब तक कि डॉक्टर को इस एक्सिलरी टेल के एनाटॉमी का सटीक ज्ञान न हो। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। चलिए इसके अंदरूनी ढांचे को समझते हैं। अगर हम इसे विजुअलाइज करें तो ये किसी नदी या जल निकासी प्रणाली की तरह काम करता है, एक ड्रेनेज सिस्टम की तरह। हाँ, इस ग्रंथि ऊतक यानी ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर 15 से 20 अलग-अलग लोब्स होते हैं। हर लोब में छोटे छोटे एल्वियोली का एक गुच्छा होता है। आप इन्हें छोटे पानी के सोतों की तरह मान सकते हैं जहां दूध का निर्माण होता है। और फिर ये एल्वियोली छोटी छोटी नलिकाओं में खुलते हैं। बिल्कुल, जो आपस में जुड़कर लैक्टिफेरस डक्ट्स यानी दूध की बड़ी नलिकाएं या कहें कि बड़ी नदियां बनाती हैं। ये नलिकाएं निप्पल तक पहुंचती हैं और निप्पल के ठीक नीचे एक साइनस यानी एक छोटे से रिजर्वॉयर के रूप में फैल जाती हैं जहां सिक्रीशन इकट्ठा होता है। और इस पूरी नदी प्रणाली को अपनी जगह पर सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। यहीं पर फाइबर और फैट का रोल आता है। शरीर में सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर्स नाम के खास लिगामेंट्स होते हैं। कूपर्स लिगामेंट्स, इन्हें हम एक मचान या स्कैफोल्डिंग की तरह समझ सकते हैं ना? बिल्कुल, या किसी सस्पेंशन ब्रिज के मोटे तारों की तरह। ये लिगामेंट्स पेक्टोरल फेशिया को स्तन की बाहरी त्वचा से मजबूती से जोड़ते हैं। ये पूरे ढांचे को सहारा देते हैं और उसका आकार बनाए रखते हैं। इसके अलावा जो वसा ऊतक या एडिपोज टिश्यू होता है वो इस मचान के बीच की खाली जगहों को भरता है, जो इसे एक चिकना आकार और घनत्व यानी बल्क प्रदान करता है। जी। और त्वचा के विज्ञान की भी अपनी एक अलग ही खूबी है। निप्पल आमतौर पर चौथी पसली के बीच की जगह यानी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में स्थित होता है और उसके आसपास का जो रंगीन हिस्सा होता है जिसे एरियोला कहते हैं, उसकी बनावट बहुत खास है। हाँ, मैंने नोट्स में देखा कि निप्पल और एरियोला के नीचे कोई फैट नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। वहाँ स्मूथ मसल होती है। ये मांसपेशियों की एक ऐसी परत है जो तापमान या स्पर्श पर प्रतिक्रिया करती है। और एक और चीज जो बहुत हैरान करने वाली है वो है मॉन्टगोमरी के ट्यूबरकल्स। अरे हाँ, प्रकृति का एक बहुत ही स्मार्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। ये एरियोला की त्वचा के ठीक नीचे मौजूद होते हैं। ये असल में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, यानी तेल बनाने वाली ग्रंथियां। और गर्भावस्था के दौरान ये काफी सक्रिय हो जाते हैं। जी, जब गर्भावस्था का समय आता है तो ये ग्रंथियां बड़ी हो जाती हैं और त्वचा पर छोटे छोटे दानों की तरह उभर आती हैं। ये एक खास तरह का प्राकृतिक तेल छोड़ते हैं जो निप्पल और एरियोला को लगातार चिकना और सुरक्षित बनाए रखता है। जिसका सीधा फायदा ये है कि दूध पिलाते समय त्वचा रूखी होकर फटती नहीं है और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बची रहती है। प्रकृति सच में अद्भुत है।
जिसका सीधा फायदा ये है कि दूध पिलाते समय त्वचा रूखी होकर फटती नहीं है और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बची रहती है। प्रकृति सच में अद्भुत है। लेकिन तो इस सब का मतलब क्या है? इतनी सारी जटिल संरचनाएं, इतने सारे लिगामेंट्स और डक्ट्स, इन सब का क्लिनिकल दुनिया में क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है, और इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही खास जगह का जिक्र करना होगा, रेट्रो मेमोरी स्पेस। इसे पहले लेक ऑफ मार्सेले कहा जाता था। लेक ऑफ मार्सेले? ये नाम ही काफी दिलचस्प है। ये स्तन के ठीक पीछे और छाती की पेक्टोरल मसल के फेशिया के बीच एक ढीले ऊतक यानी लूज टिश्यू की जगह है ना? जी हाँ, और इसी स्पेस की वजह से स्तन छाती की मांसपेशियों पर आसानी से हिल-डुल सकता है। लेकिन अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो ये रेट्रो मेमोरी स्पेस केवल एक खाली जगह नहीं है। ऑन्कोलॉजिस्ट्स के लिए ये कैंसर की स्टेजिंग का एक बड़ा संकेतक है। वो कैसे? जब स्तन कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो कैंसर के सेल्स इस रेट्रो मेमोरी स्पेस को पार करके छाती की पेक्टोरल फाशिया और अंदरूनी मांसपेशियों पर हमला कर देते हैं। इस वजह से स्तन छाती की दीवार से बुरी तरह चिपक जाता है, जिसे मेडिकल भाषा में फिक्सेशन कहते हैं। बिल्कुल। जब डॉक्टर परीक्षण करते हैं और पाते हैं कि अंग सामान्य रूप से हिलडुल नहीं रहा है, तो ये कैंसर के एडवांस स्टेजिंग के लिए एक बहुत बड़ा और गंभीर अलार्म होता है। और सिर्फ अंदरूनी फिक्सेशन ही नहीं, बाहर की त्वचा भी हमें बहुत सी चेतावनियां देती है। बाहरी संकेत तो और भी स्पष्ट होते हैं, जैसे निप्पल का अंदर की तरफ धंस जाना, जिसे रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल कहते हैं। अगर ये स्थिति किसी व्यक्ति में जन्म से या गर्भावस्था के समय से ही है तो ये विकास से जुड़ी एक सामान्य त्रुटि हो सकती है। लेकिन अगर किसी में ये हाल ही में हुआ है तो ये बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। जी, ये ब्रेस्ट कैंसर या क्रोनिक एब्सिस का संकेत हो सकता है। होता यह है कि बीमारी के कारण अंदर की नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं और वे निप्पल को एक धागे की तरह अंदर खींच लेती हैं। इसी तरह एक और बेहद महत्वपूर्ण संकेत है स्किन डिम्पल, यानी त्वचा पर गड्ढे पड़ना। अभी हमने कूपर के लिगामेंट्स की बात की थी, जिन्हें हमने सस्पेंशन ब्रिज के तार कहा था। हाँ, और जब कैंसर के ट्यूमर इन लिगामेंट्स के आसपास फैलते हैं तो ये लिगामेंट्स सिकुड़ जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। अब चूंकि ये लिगामेंट्स सीधे बाहर की त्वचा से जुड़े होते हैं, वे सिकुड़ते ही त्वचा को अंदर की तरफ खींच लेते हैं, जिससे बाहर से त्वचा पर एक डिम्पल या गड्ढा दिखाई देता है। सही कहा। ये कोई साधारण गड्ढा नहीं है, बल्कि अंदर चल रही एक गंभीर बीमारी का बाहरी नक्शा है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध और गंभीर लक्षण है प्यू डी ऑरेंज। ये फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब है संतरे के छिलके जैसी त्वचा। इसे समझना बहुत ही विजुअल है। और ये तब होता है जब कैंसर के कारण लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर के अंदर पानी निकालने वाले हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। इस जाम की वजह से त्वचा में एडिमा यानी पानी भर जाने से सूजन आ जाती है। और उस ट्रैफिक जैम और सूजन वाले हिस्से में एक और दिलचस्प भौतिकी काम करती है। हमारी त्वचा में पसीने की ग्रंथियां यानी स्वेट डक्ट्स भी होती हैं, जो त्वचा को अंदर की तरफ मजबूती से एंकर किए रहती हैं, मतलब बांधे रखती हैं। तो जब पानी भरने से पूरी त्वचा गुब्बारे की तरह सूजकर ऊपर उठती है, तब पसीने की ग्रंथियां अपनी जगह पर ही फिक्स रहती हैं। एग्जैक्टली। इससे सूजी हुई त्वचा के बीच बीच में गहरे गड्ढे बन जाते हैं, जो बिल्कुल एक संतरे के खुरदुरे छिलके की तरह दिखते हैं। ये लिम्फेटिक ब्लॉकेज का एक अचूक संकेत है। एक और स्थिति है जो कैंसर सर्जरी के बाद दिखती है, जिसे कैंसर ऑफ क्यूरास कहते हैं। क्यूरास का मतलब होता है छाती पर पहनने वाला लोहे का कवच। ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति होती है। अगर सर्जरी के बाद कैंसर वापस लौट आता है तो कई बार हाथ और छाती पे बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है। छाती की दीवार पर कैंसर के छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं और त्वचा इतनी सख्त और मोटी हो जाती है जैसे मरीज ने सच में कोई लोहे का आर्मर पहन लिया हो। ये सब शारीरिक बदलाव हमें बताते हैं कि शरीर का यह हिस्सा बाहरी दुनिया के लिए जितना शांत दिखता है, अंदर इसके ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का उतना ही बड़ा और सक्रिय नेटवर्क चल रहा है। बिल्कुल। और जब हम इस परिवहन नेटवर्क की बात करते हैं तो रक्त और लिम्फ का रास्ता समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए इस नेटवर्क को गहराई से देखते हैं। रक्त की आपूर्ति के लिए यहाँ कई बड़ी धमनियां काम करती हैं। इंटरनल थोरैसिक, लिटरल थोरैसिक, सुपीरियर थोरैसिक, एक्रोमियोथोरैसिक और पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज, ये सब मिलकर एक बहुत ही बढ़िया ब्लड सप्लाई सुनिश्चित करती हैं। लेकिन शिराओं यानी वेन्स का जो नेटवर्क है वो बीमारियों के फैलने के लिए बहुत ही खतरनाक रास्ते खोलता है। निप्पल के आधार पर शिराएं आपस में जुड़कर एक पूरा घेरा बनाती हैं, जिसे वीनस सर्कल कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है
शिराओं का ये रास्ता इतना खतरनाक क्यों है? इसका जवाब एनाटॉमी के गहरे नियम में छिपा है। शरीर में जहां जहां शिराएं जाती हैं, लिम्फेटिक रास्ते भी अक्सर उन्हीं के समानांतर चलते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि छाती के पिछले हिस्से की जो शिराएं होती हैं, जिन्हें पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स कहते हैं, वे सीधे हमारी रीढ़ की हड्डी की नसों के नेटवर्क यानी वर्टिब्रल प्लेक्सिस से जुड़ी होती हैं। ये प्लेक्सिस मतलब एक बहुत ही उलझा हुआ जाल, किसी बड़े शहर के हाईवे इंटरचेंज की तरह। हाँ, इसका मतलब है कि छाती की नसें सीधे रीढ़ की हड्डी के हाईवे इंटरचेंज से जुड़ रही हैं। यही सबसे डराने वाली बात है। इसी सीधे जुड़ाव के कारण स्तन कैंसर के सेल्स बहुत ही आसानी से रीढ़ की हड्डियों और अंततः पूरे नर्वस सिस्टम यानी मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड तक फैल सकता है। ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो ट्यूमर को शरीर के सबसे सुरक्षित हिस्सों में घुसपैठ करने का रास्ता दे देता है। और लिम्फेटिक ड्रेनेज का नेटवर्क भी कम हैरान करने वाला नहीं है। इस अंग का लगभग 75% लिम्फ एक्सिलरी नोड्स यानी कांख में मौजूद लिम्फ नोड्स में ड्रेन होता है। लेकिन कैंसर फैलने के जो तरीके एनाटॉमी के इन रास्तों से होकर गुजरते हैं, वो सच में चौंकाने वाले हैं। जैसे कि सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स शरीर के एक हिस्से को सीधे दूसरे हिस्से से जोड़ते हैं। इसका मतलब है कि मध्य रेखा या मिडलाइन के पार भी रास्ते खुले हैं। तो अगर दाईं तरफ कैंसर है तो वो बाईं तरफ के लिम्फेटिक्स के जरिए शरीर के दूसरे हिस्से में भी बड़ी आसानी से फैल सकता है। बिल्कुल फैल सकता है। और कैंसर के फैलने का एक और बहुत ही अचंभित करने वाला तरीका है क्रोकनबर्ग ट्यूमर। लिम्फेटिक नलिकाएं केवल छाती तक सीमित नहीं है, वो नीचे तक जाती हैं। जी, वे सब डायफ्रामेटिक या सब पेरिटोनियल प्लेक्सिस, जो पेट के ऊपरी हिस्से का लिम्फेटिक जाल है, उसके जरिए पेट के निचले हिस्सों से भी गहराई से जुड़ी होती हैं। होता यह है कि स्तन कैंसर के सेल्स इन रास्तों से होते हुए पेट की गुहा एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश कर जाते हैं। और एक बार जब वो पेट की गुहा में पहुंच जाते हैं तो वहां गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी अपना काम शुरू कर देती है ना? एकदम सही। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ये भारी कैंसर सेल्स वहां से नीचे की तरफ गिरते हैं, जैसे किसी बहुमंजिला इमारत के पाइप में कोई लीकेज हो और पानी सीधा बेसमेंट में जाकर जमा हो जाए। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। ये सेल्स पेल्विक अंगों, विशेष रूप से ओवरी यानी अंडाशय पर जाकर बैठ जाते हैं और वहां एक नया ट्यूमर बना देते हैं। सोचिए, छाती का कैंसर केवल गुरुत्वाकर्षण और एनाटॉमी के इन छिपे हुए रास्तों के कारण पेट के सबसे निचले हिस्से तक पहुंचकर एक नई बीमारी खड़ी कर देता है। ये सच में रोंगटे खड़े करने वाली जानकारी है कि कैसे हमारे शरीर के भीतर ही गुरुत्वाकर्षण बीमारियों को दिशा दे सकता है। और हाँ, हमने शुरुआत में जो एक्सिलरी टेल की बात की थी, उसका लिम्फ स्कैपुलर या एंटीरियर एक्सिलरी ग्रुप में ड्रेन होता है, जो फिर से सर्जन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेक पॉइंट बन जाता है। जी, और अगर हम शरीर के बिजली के तारों यानी नर्वस सिस्टम की बात करें, तो स्तन को चौथी से छठी इंटरकॉस्टल नर्व्स सप्लाई करती हैं। लेकिन एक हैरान करने वाला तथ्य जो मुझे यहाँ मिला, वो ये है कि दूध के निर्माण और उसके स्राव को ये नर्व्स कंट्रोल नहीं करती हैं। यह एक बहुत ही सुंदर फिजियोलॉजिकल डिजाइन है। दूध का बनना और उसका स्राव पूरी तरह से हार्मोनल कंट्रोल में होता है। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स इसे नियंत्रित करते हैं। तो फिर ये नर्व्स क्या करती हैं? ग्रंथि ऊतक को जो नर्व सप्लाई मिलती हैं, वो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं। इनका मुख्य काम रक्त वाहिकाओं को नियंत्रित करना और त्वचा की स्मूथ मसल्स जैसे एरियोला में उनको सिकोड़ना होता है। यह एक ऑटोनॉमस प्रणाली है जो तापमान या अन्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करती है। इन्हीं जटिलताओं, अनगिनत नसों, लिगामेंट्स और डक्ट्स के कारण यहाँ सर्जरी करना एक बहुत ही नाजुक और जोखिम भरा काम होता है। मैंने नोट्स में एक बहुत ही खास सर्जिकल बारीकी का जिक्र पढ़ा था। आप रेडियल इंसिजन की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर कभी स्तन में पस भर जाए, जिसे ब्रेस्ट एब्सेस कहते हैं, तो डॉक्टर कभी भी सीधा या आड़ा चीरा नहीं लगाते। वे हमेशा रेडियल इंसिजन ही लगाते हैं। रेडियल इंसिजन को आप साइकिल के पहिए की तीलियों या स्पोक्स की तरह समझ सकते हैं। निपल को पहिए का केंद्र मानकर बाहर की ओर एक गोलाकार दिशा में चीरा लगाया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि दूध की नलिकाएं यानी लैक्टिफेरस डक्ट्स निपल की ओर किसी पहिए की तीलियों की तरह ही आती हैं। सही कहा। अगर सर्जन ने गलती से आड़ा या गलत दिशा में चीरा लगा दिया तो एक ही झटके में कई महत्वपूर्ण नलिकाएं कट सकती हैं, जिससे उस हिस्से का काम हमेशा के लिए बंद हो सकता है। और सर्जरी के दौरान एक और परत का बहुत बारीकी से ध्यान रखा जाता है, क्लेविपेक्टोरल फेशिया।
ये एक बेहद मजबूत झिल्ली होती है जो ऊपर कॉलर बोन क्लैविकल से जुड़ी होती है और नीचे की तरफ पेक्टोरालिस माइनर मसल को घेरती है। इस फेशिया को आप एक हाई सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरह समझ सकते हैं। और ये चेक पॉइंट सर्जन्स के लिए एक डेंजर जोन होता है ना? बहुत बड़ा डेंजर जोन। इस मजबूत फेशिया को भेद कर ही कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और वीआईपी संरचनाएं अंदर बाहर होती हैं, जैसे कि लेटरल पेक्टोरल नर्व जो मांसपेशियों को सिग्नल देती है, सिफेलिक वेन जो हाथ से खून वापस लाती है, थोरैकोएक्रोमियल वेसल्स और बहुत सारे लिम्फेटिक्स। तो अगर इस फेशिया को काटते समय सर्जन की कैंची या स्कैल्पल थोड़ा भी भटका और इनमें से कोई भी संरचना, खासकर सिफेलिक वेन कट गई, तो भारी ब्लीडिंग या नर्व डैमेज हो सकता है। इसीलिए इस हिस्से की सर्जरी एक बहुत ही सधी हुई कला है। हर कट बहुत सोच समझकर लगाया जाता है। इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि मानव शरीर की ये संरचना केवल मांस का एक टुकड़ा या एक सामान्य अंग नहीं है। ये विकास, इंजीनियरिंग और बायोलॉजी का एक ऐसा मास्टरपीस है जहां एक भी धागा बेवजह नहीं बुना गया है। मॉन्टगोमरी के ट्यूबरकल्स के प्राकृतिक लुब्रिकेशन से लेकर कूपर के लिगामेंट्स के सस्पेंशन सिस्टम और लैक्टिफेरस डक्ट्स के पहिए जैसे डिजाइन तक सब कुछ एक खास उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा नक्शा है जिसे समझकर हम न केवल जीवन को पोषित करने की प्रक्रिया को समझते हैं, बल्कि ये भी डिकोड कर पाते हैं कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां शरीर के भीतर किन रास्तों से होकर गुजरती हैं। और विकास का यह रहस्यमयी ब्लूप्रिंट हमें अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल पूछने पर विवश करता है। हमने शुरुआत में उस मिल्क रिज की बात की थी, भ्रूण के विकास के मात्र 6ठे सप्ताह में बनने वाली वो छोटी सी लाइन जो कभी इंसान की काख से लेकर कमर तक फैली होती है, जो बाद में गायब हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन सोचिए, अगर विकास के उस शुरुआती 6ठे सप्ताह का असर जीवन के आखिरी दशकों में होने वाली बीमारियों के रास्तों को तय कर सकता है, अगर वो शुरुआती लाइनें हमारे भविष्य का मेडिकल चार्ट डिजाइन कर रही हैं, तो क्या हमारे शरीर की इस मौजूदा संरचना में अभी भी विकास के ऐसे कई पुराने राज छिपे हैं जिन्हें पूरी तरह से समझना बाकी है? क्या हमारे शरीर के अन्य अंगों में भी विकास की ऐसी ही कोई पुरानी रेखाएं मौजूद हैं जो चुपचाप हमारी आने वाली बीमारियों का नक्शा बना रही हैं? ये सच में एक अद्भुत जैविक पहेली है। हमारे शरीर का हर हिस्सा अपने अंदर इतिहास, विज्ञान और भविष्य की एक पूरी किताब छिपाए हुए है। हमारे जो श्रोता आज इस विश्लेषण में हमारे साथ गहराई तक आए हैं, वे निश्चित रूप से अगली बार जब शरीर रचना या एनाटॉमी के बारे में सोचेंगे तो उसे केवल एक चित्र या पुतले के रूप में नहीं, बल्कि एक चलते फिरते, सांस लेते हुए और लगातार संवाद करते हुए मास्टरपीस के रूप में देखेंगे। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। शरीर के इन रहस्यों पर विचार करते रहिए।